बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 हेड इंजरीज़ को जो है स्टडी करना है। एमरजेंसी केयर के फर्स्ट 6 चैप्टर जो है ये मैंने लिखा भी हुआ है। फर्स्ट 6 चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये वो टॉपिक हैं जो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है कवर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेरिब्रल कंकशन। हमारे पास ये इसी टर्म से जो है चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सेरिब्रल कंकशन को हम लोग ब्रेन ब्रूज भी कहते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपके हेड के ऊपर फोर्सफुली आके हिट हो और उसकी वजह से आपको एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट होने लग जाए, जिसकी वजह से आपको न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो जाए, लेकिन वो डिसफंक्शन ट्रांजिएंट हो यानी परमानेंट ना हो, तो उसको हम कहते हैं सेरिब्रल कंकशन। नेक्स्ट हमारे पास है पैथोमैकेनिक ऑफ ब्रेन इंजरी। Cerebral concussion can be defined as transient neurological dysfunction resulting from an applied force to the head। यानी आपके हेड के ऊपर कोई भी फोर्स आके लगी है जिसकी वजह से आपका ट्रांजिएंट न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हुआ है, परमानेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल कंकशन कहते हैं। अब इसके अंदर हम पैथोमैकेनिक में 2 टर्म्स पढ़ेंगे। एक है हमारे पास कूप इंजरी, एक है हमारे पास काउंटर कूप इंजरी। कूप इंजरी और काउंटर कूप इंजरी को बड़े अच्छे तरीके से हमें पता है। अगर तो हमारे पास जिस जगह पे ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट आया है उसी के नीचे हमारे पास जो है ब्रेन डैमेज हो, उसको हम कूप इंजरी कहते हैं। और काउंटर कूप क्या कहते हैं कि जहां हमारे पास इम्पैक्ट हुआ है उसके ऑपोजिट साइड पे अगर हमारे पास ब्रेन इंजरी आए उसको हम काउंटर कूप कहते हैं। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। कूप इंजरी और काउंटर कूप इंजरी के अंदर आपने मेन डिफरेंस ये याद रखना कि कूप इंजरी हमारे पास मैक्सिमली रेस्टिंग हेड के ऊपर होती है और काउंटर कूप इंजरी हमारे पास मूविंग हेड के ऊपर होती है। अब इन दोनों के अंदर हमारे पास एक मैकेनिज्म है, उसको याद रखना है, वो है हमारे पास CSF का मैकेनिज्म। जब भी हमारे पास रेस्टिंग हेड के ऊपर कोई चीज़ आके लगेगी, ये मैंने रफ सी डायग्राम बनाई है जिसके अंदर यहाँ से जो है इम्पैक्ट हो रहा है ब्रेन के ऊपर, और ये हमारे पास हेड था, ये अंदर ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है हमारे पास, और ये हमारे पास बाहर इसके क्या है, ये हेड है। तो कोई चीज़ यहाँ पर आके फोर्सफुली लगी है। अब हमारे पास क्या है, रेस्टिंग हेड में जो CSF है, ये जो मैंने ये चीज़ बनाई है, ये मेरे पास क्या रिप्रेजेंट करी है, CSF। तो हमारे पास रेस्टिंग हेड में CSF जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो कोई चीज़ आके हमारे पास यहाँ फोर्सफुली हिट हुई हेड के ऊपर, तो उसने बिलो द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जो है ब्रेन को डैमेज किया। इंजरी के अंदर हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मूविंग हेड था ना, ठीक है, कोई बंदा कार में बैठा हुआ है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो फ़ौरन से मतलब कि वो जब ब्रेक लगाता है तो वो खुद आगे की तरफ जाता है। जो उसकी हेड की वेलोसिटी है वो हमारे पास एकदम से ब्रेक लगाने की वजह से इंक्रीज़ होती है। तो उसके ब्रेन के अंदर क्या होता है, ब्रेन लैग अक्कर होता है। यानी ये जो हमारे पास हेड है, ये आगे की तरफ ब्रेक लगाने से इसकी वेलोसिटी, ये जो मैंने एरो बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल हेड जो है आगे गया, लेकिन हमारे पास जो ब्रेन था वो हमारे पास CSF के अंदर फ्लोट हो रहा था, तो वो हमारे पास क्या हुआ, उसका ब्रेन लैग अक्कर हुआ। जब भी अब ये CSF जो था इस तरह पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ब्रेन के इर्द गिर्द, तो जब ब्रेन हमारे पास पीछे गया तो यहाँ से जितना CSF था वो हमारे पास क्या हो गया, आगे की तरफ चला गया, और यहाँ पे CSF थिकन हो गया, और यहाँ से CSF बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ब्रेन आके हमारे पास हिट कर गया क्रेनियम पे। तो जैसे ही क्रेनियम पे हिट किया तो यहाँ पे हमारे पास काउंटर कूप इंजरी हो गई, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, काउंटर कूप इंजरी हो गई। यानी जहाँ पे हमारे पास इम्पैक्ट हुआ, फ्रंट पे हमारे पास इम्पैक्ट हुआ, उसके ऑपोजिट साइड पे हमारे इंजरी आ गई। काउंटर कूप इंजरी, ब्रेन लैग और CSF की डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने वीडियो डाउनलोड की है। इसके अंदर हेड देखें आप, फॉरवर्ड जा रहा है, हेड की वेलोसिटी इंक्रीज़ है और ब्रेन लैग हो रहा है, ठीक है। और जैसे ब्रेन लैग होता है उसके ब्रेन जो है वो पीछे के साइड पे क्रेनियम से हिट होता है और उसको वहाँ पे इंजरी आती है, ठीक है। और अब आगे जो है ब्रेन हिट होगा, यहाँ पे देखें ब्रेन हिट हुआ, एक्चुअल पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जो था, लेकिन इम्पैक्ट से पहले ये जो है ब्रेन की बैक साइड पे इंजरी आ चुकी है। तो CSF की डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो आगे की तरफ थिकन हो गई, इस वजह से जो है आगे की बजाय पीछे जो है काउंटर कूप इंजरी आई है। अब हम यहाँ बुक से भी रीड कर लेते हैं। अ फोर्सफुल ब्लो टू द रेस्टिंग मूवेबल हेड, यानी एक आपके पास फोर्सफुल ब्लो हुआ है रेस्टिंग हेड के ऊपर, यूजुअली प्रोड्यूसेस मैक्सिमम ब्रेन इंजरी बीनीथ द पॉइंट ऑफ क्रेनियल इम्पैक्ट। यानी जहाँ पे आपके पास इम्पैक्ट हुआ है उसके नीचे बिल्कुल आपकी क्या होगी, ब्रेन इंजरी। दिस इज़ कॉल्ड कूप इंजरी, यानी जहाँ इम्पैक्ट हुआ उसके नीचे इंजरी हुई तो वो कूप इंजरी होगी। अ मूविंग हेड हिटिंग अगेंस्ट एन अनयील्डिंग ऑब्जेक्ट यूजुअली प्रोड्यूसेस मैक्सिमम ब्रेन इंजरी ऑपोजिट द साइड ऑफ द क्रेनियल इम्पैक्ट
काउंटर कूप इंजरी एज द ब्रेन रीबाउंड्स विद इन द क्रेनियम। अब दूसरी वो बता रहे हैं कि मूविंग हेड है, पहले रेस्टिंग हेड था, मूविंग हेड है और वो किसी अनयील्डिंग ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो टकराया है और मैक्सिमम उसने ब्रेन इंजरी की है ऑपोजिट टू द साइड ऑफ द क्रेनियल इम्पैक्ट, यानी जहाँ पे टकराया है उससे ऑपोजिट साइड का जो ब्रेन है वो हमारे पास इंजर्ड हुआ है एज द ब्रेन रीबाउंड विद इन द क्रेनियम। क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे पास जो ब्रेन था वो क्रेनियम के अंदर रीबाउंड हुआ है। वैन द हेड इज़ एक्सेलरेटेड प्रायर टू द इम्पैक्ट, अब वो इसका मैकेनिज्म बता रहे हैं कि जब हमारा हेड जो होता है वो एक्सेलरेट होता है, यानी फॉर एग्जांपल किसी का कार में बैठे हुए एक्सीडेंट हुआ है तो उसने एकदम से ब्रेक लगाई है तो उसका हेड फ़ौरन से आगे गया है, ठीक है, एक्सेलरेट हुआ है प्रायर टू द इम्पैक्ट और अभी लेकिन टकराया नहीं है, तो उसका ब्रेन में क्या मैकेनिज्म हो रहा होता है, जो द ब्रेन होता है उसमें लैग आ जाता है, यानी आपका सर आगे चला गया लेकिन अंदर जो ब्रेन था वो पीछे की तरफ रह गया टूवर्ड द ट्रेलिंग सरफेस, यानी जहाँ जो बिहाइंड जो सरफेस होती है उसको हम कहते हैं ट्रेलिंग सरफेस। द स्क्वीजिंग अवे द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी जो पीछे पोस्टीरियर साइड होती है, जो पोस्टीरियर साइड थी, ठीक है, उसने क्या किया, ब्रेन ने सारा जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना उसको स्क्वीज़ कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो शेयरिंग फोर्स है ना उसका ज़्यादा असर हो गया पोस्टीरियर साइड के ऊपर। lag toward the trailing surface, squeezing away the cerebrospinal fluid and allowing for shearing force to be maximal at this side, यानी जो ये वाली साइड थी यहाँ से हमारे पास cerebrospinal fluid squeeze हो गया और जो शेयरिंग फोर्स थी उसने यहाँ पे एक्ट कर दिया पोस्टीरियर साइड पे। दिस ब्रेन लैग एक्चुअली थिकन्स द लेयर ऑफ द CSF अंडर द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। अब वो कहते हैं कि हमारे पास काउंटर कूप इंजरी में कूप इंजरी क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो ब्रेन हमारे पास लैग किया था वो पीछे की तरफ फटा, उसने पिछली साइड से तो सारा CSF स्क्वीज़ कर दिया लेकिन जितना पानी था जो CSF था वो हमारे पास एंटीरियर साइड पे चला गया, ठीक है, जिसकी वजह से CSF की लेयर जो थी वहाँ से थिकन हो गई जहाँ पे इम्पैक्ट होना था, विच एक्सप्लेन द लैक ऑफ द कूप इंजरी इन द मूविंग हेड। इसलिए वो कहते हैं कि मूविंग हेड के अंदर कूप इंजरी क्यों नहीं होती, ज़्यादातर काउंटर कूप की होती है, क्योंकि कूप इंजरी इस वजह से बच जाती है, जो CSF होता है वो एंटीरियर साइड पर आ जाता है या फिर पोस्टीरियर साइड पे आ जाता है। अगर आपका सर जो है आगे की तरफ गया है तो पोस्टीरियर साइड पे आएगा और अगर पीछे की तरफ गया है तो एंटीरियर साइड पर आएगा। There is neither lag nor disproportionate distribution of the CSF accounting for the absence of the counter coup injury and the presence of the coup injury. नीचे उन्होंने हमारे पास ये बता दिया कि 3 टाइप ऑफ स्ट्रेसेस होते हैं जो जनरेट होते हैं ड्यूरिंग अ फोर्स। नंबर 1 कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स, शेयरिंग फोर्स। जिसमें उन्होंने लास्ट में ये बताया हुआ है कि जो कंप्रेसिव फोर्स होते हैं ना, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, वो हमारा जो न्यूरल टिश्यू है ना वो वेल टॉलरेट कर सकता है, लेकिन जो शेयरिंग स्ट्रेस होते हैं ना वो हम बहुत पुअरली टॉलरेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ पैथोलॉजी। अब कितने टाइप की हमारे पास ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हो सकती है, 2 तरह की उन्होंने बताई हुई है, फोकल हो सकती है, डिफ्यूज़ हो सकती है। ये मैंने लिखी हुई है, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी फोकल हो सकती है, डिफ्यूज़ हो सकती है। फोकल आपने याद रखना है, एक स्पेसिफिक पार्ट जो होगा ना हमारी ब्रेन का वो हमारे पास इफ़ेक्ट होगा, और उसके अंदर कैसे इफ़ेक्ट हो सकता है कि पोस्ट ट्रोमेटिक इंट्राक्रेनियल लीजन होगा, यानी जब ट्रॉमा हुआ उसके कुछ अरसे बाद आपका इंट्राक्रेनियल लीजन आ सकते हैं। इंट्राक्रेनियल लीजन के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, सब ड्यूरल या एपिड्यूरल हीमाटोमास बन सकते हैं, सेरिब्रल कंट्यूजन्स बन सकते हैं। कंट्यूजन हमारे पास तभी बनते हैं जब हमारे पास स्मॉल ब्लड वेसल्स के ऊपर इंजरी आए और उसके अंदर से लीकिंग ऑफ ब्लड हो जाए, या फिर हमारे पास इंट्रासेरेब्रल हेमरेजेस वगैरह, ये भी हमारे पास कंट्यूजन्स के रिज़ल्ट में हेमरेजेस वगैरह होते हैं। फिर इसके अंदर बताया हुआ है कि हमारे पास एक एथलेटिक ट्रेनर है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो वर्सनिंग सिम्टम्स को डिटेक्ट कर सके अर्ली, यानी अर्ली वर्सनिंग सिम्टम्स को डिटेक्ट कर सके। और वो कौन कौन से होते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्रेनियल नर्व डेफिसिट्स, मेंटल स्टेटस डेट्रियोरेशंस, ये सारे हमारे पास साइन एंड सिम्टम है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंसर्न फॉर अ सिग्निफिकेंट फोकल इंजरी शुड ऑल्सो बी राइज्ड इफ़ द साइन एंड सिम्टम्स अराइज आफ्टर एन इनिशियल ल्यूसिड पीरियड इन विच द एथलीट सीम्स नॉर्मल। यानी ल्यूसिड पीरियड वो पीरियड होता है कि हमारे पास जो क्लॉट होता है ब्लड का वो तब स्मॉल हो और वो ग्रो कर रहा हो। जब वो ग्रो करता है यानी बड़ा हो रहा होता है, उस पीरियड को हम लोग ल्यूसिड पीरियड कह रहे होते हैं। तो जब वो स्मॉल होता है तब तो वो मतलब कि वो ठीक हो जाती है, इन्फ्लेमेशन वगैरह हर चीज़ जो है एथलीट की ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ जो ल्यूसिड पीरियड गुजरने के बाद साइन एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं तब हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जो है वो फोकल इंजरी की तरफ फोकस करें।
फिर नेक्स्ट हमारे पास है एक फोकल था, अब नेक्स्ट है डिफ्यूज़ ब्रेन इंजरी। डिफ्यूज़ ब्रेन इंजरी हमारे पास क्या होती है, वाइड स्प्रेड या ग्लोबल डिसरप्शन होती है न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस की, ठीक है। यानी वो फोकल तो था एक स्पेसिफिक पार्ट, और ये डिफ्यूज़ है, ये हमारे पास वाइड स्प्रेड या ग्लोबल जो है वो डिस्टर्बेंस होगी न्यूरोलॉजिकल फंक्शन की। अब इसके अंदर वो बताते हैं कि हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म आ रहा होता है, एक्सेलरेशन डीसेलरेशन मैकेनिज्म। अब देखें, हमारे पास कूप इंजरी अलोन हो तब भी वो फोकल के अंदर आ सकती है, या फिर अलोन काउंटर कूप इंजरी हो तब भी वो हमारे पास फोकल में आ सकती है। लेकिन अगर ये हमारे पास दोनों एट अ टाइम प्रेजेंट हो, यानी कूप इंजरी भी हो काउंटर कूप इंजरी भी हो, तो वो हमारे पास डिफ्यूज़ में आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास वाइड स्प्रेड या ग्लोबल डिस्ट्रप्शन हो जाएगी। तो इसके अंदर उन्होंने यही बताया हुआ है कि एक्सेलरेशन डीसेलरेशन मोशन आइदर विद इन द लीनियर प्लेन और इन द रोटेशनल डायरेक्शन और बोथ। फिर इसके अंदर कहते हैं कि एक्चुअली इसके अंदर जो हमारे पास इंजरी आ रही होती है वो इस वजह से आती है क्योंकि हमारे पास जो ब्रेन होता है ना वो शेक कर जाता है विद इन द स्कल, ठीक है। एक्सेलरेशन डीसेलरेशन की वजह से हमारा जो ब्रेन होता है वो शेक कर जाता है स्कल के अंदर। द ब्रेन इज सस्पेंडेड विद इन द स्कल इन द CSF एंड हैज सेवरल ड्यूरल अटैचमेंट। अब इस शेक होने की वजह से हमारे पास जो ड्यूरल अटैचमेंट होती है वो हमारे पास बोन के साथ हुई हुई होती है। तो इस शेकिंग की वजह से जो ड्यूरल अटैचमेंट होती है ना वो हमारे पास क्या होती है, वो टूट जाती है आप कह लें, या फिर वो डिटैच हो जाती है। और उसी ड्यूरल अटैचमेंट ने जो स्कल की ना कंटोर यानी इनर कंटोर हमारा मेंटेन किया होता है। विद अ लीनियर एक्सेलरेशन डीसेलरेशन मैकेनिज्म साइड टू साइड और फ्रंट टू बैक द ब्रेन एक्सपीरियंसेस अ सडन मोमेंटम चेंज दैट कैन रिजल्ट इन द टिश्यू डैमेज। यानी जो साइड से भी अटैचमेंट होती है या फ्रंट से बैक से होती है, अगर हमारे पास सडन मोमेंटम चेंज होगा, एक्सेलरेशन डीसेलरेशन का मैकेनिज्म होगा, तो उससे भी हमारे पास न्यूरल टिश्यू डैमेज हो जाएगा। और ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये MCQs में भी आई हुई है। द की एलिमेंट ऑफ द इंजरी मैकेनिज्म आर द वेलोसिटी ऑफ द हेड बिफोर इम्पैक्ट। यानी कहीं पे टकराने से पहले आपका सर कितनी तेज़ी से मतलब कि आगे गया या पीछे, कहीं भी टकराने से पहले। ये वाली जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही थी कि कहीं भी आपका हेड मतलब कि टकराए उससे पहले आपके हेड की कितनी वेलोसिटी थी, आगे टकराया या पीछे टकराया, तो देखिए आपका सर कितनी तेज़ी से जो है आगे गया या कितनी तेज़ी से पीछे गया है, वेलोसिटी आपकी क्या थी, द टाइम ओवर विच द फोर्स इज़ अप्लाइड, और किस टाइम पे फोर्स अप्लाई हुई है, और कितने मैग्नीट्यूड यानी कितनी ज़ोर की फोर्स अप्लाई हुई है। तो ये हमारे पास की एलिमेंट होते हैं किसी भी इंजरी के। डिफ्यूज़ ब्रेन इंजरी है, डिफ्यूज़ ब्रेन इंजरी के अंदर ही हमारे पास स्ट्रक्चरल डिफ्यूज़ ब्रेन इंजरी है। इसके अंदर इसको हम लोग डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी भी कहते हैं, और ये हमारे पास मोस्ट ऑफ डिफ्यूज़ इंजरी है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो ब्रेन स्टेम्प होता है वहाँ से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं एक्सॉन्स, और पूरे हमारे ब्रेन के अंदर स्प्रेड हो रहे होते हैं। तो जब हमारा ब्रेन तो CSF के अंदर फ्लोट होता है, तो जैसे ही एक्सेलरेशन डीसेलरेशन मैकेनिज्म होता है, हमारा जो ब्रेन स्टेम से एक्सॉन हमारे निकल रहे होते हैं वो हमारे पास उनको एकदम से आप कह लें झटका लग जाता है। तो जो उनका पॉइंट होता है जहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं हमारे ब्रेन स्टेम से ब्रेन में, वो वाला पार्ट में हो जाता है। और ये हमारे पास मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ जो है स्ट्रक्चरल डिफ्यूज़ ब्रेन इंजरी है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कॉग्निटिव फंक्शन हमारे इम्पेयर हो जाते हैं, और जिसके अंदर हमारे पास मोस्ट रेयर केसेस के अंदर हमारी ब्रीदिंग, हमारा हार्ट रेट और हमारी वेकफुलनेस वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। आज हमारे पास है सेरिब्रल कंकशन। सेरिब्रल कंकशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, और इसको हम लोग जो है एज अ नोट्स की फॉर्म के अंदर करेंगे। थैंक यू।